जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ हवलदार का कहना है कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कुछ हवलदार हैं जो नहीं चाहते कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाए। एक छोटी सी जानकारी है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा डीए के बारे में। कुछ मीडिया की रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार डीए 56% कर सकती है, और कुछ पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि हम एक लेटर भेजेंगे भारत सरकार को डीए 56% करने के लिए, जो जनवरी 2025 से होगा। कुछ खबरें आ रही हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा पेंशनर की 20% एडिशनल पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर। कुछ सरकारें हैं जो पेंशनर्स की पेंशन बढ़ा रही हैं, वो भी 20%। इसके बारे में भी कुछ जानकारियां आई है मेरे पास, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा एफएमए के बारे में, फिक्स मेडिकल अलाउंस के पैसे के बारे में। जो पेंशनर्स ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं ले रहे, उनको मिलेगा एफएमए का 1000 रुपए, पेंशन में जुड़ेंगे 1000 रुपए। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है एफएमए को लेकर, यह भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा मिलिट्री सर्विस पेपर। कुछ जानकारी आ रही है सोशल मीडिया पे कि 8 सीपीसी में कितनी आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी फिटमेंट फैक्टर के अनुसार। इस पर भी मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी है, सही जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहली जानकारी है, कुछ हवलदार का कहना है कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों, कुछ हवलदार हैं जो लगातार मेरे पास कमेंट करते हैं कि आप ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं दिला सकते, ऐसा मुझे कहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या बताते हैं कि इन्होंने जेसीओस का कैडर नहीं किया है और आफ्टर रिटायरमेंट ऑनरी मिली है, इस वजह से ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। यानी ये बता रहे हैं कि जो ऑनरी नायब सूबेदार है, उन्होंने जेसीओ कैडर पास नहीं करा है नायब सूबेदार का, और ना कोई क्लास है, ना कोई ट्रेड है, और ना ही दोस्तों कोई कैडर की है। इस वजह से इनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद ऑनरी मिली है, इस वजह से रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कुछ हवलदार हैं जो मेरे पे कमेंट करते हैं, साइड में आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं जिस हवलदार ने किया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑनरी रैंक है, जो ऑनरी रैंक है, भले ही वो रिटायरमेंट के बाद मिला है, लेकिन जो मॉनेटरी बेनिफिट है उसका, वो पेंशन पे जरूर मिलना चाहिए। ऐसा तो आप बोलेंगे कि इक्वल एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा दोस्तों मैं नहीं सोचता। जो मॉनेटरी बेनिफिट है, भले ही ऑनरी दे रखी है, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए एक नेक्स्ट रैंक का। और दोस्तों, सिर्फ मैं ही नहीं, जो कोर्ट है वो भी कई फैसले सुना चुका है ऑनरी नायब सूबेदार के पक्ष में। हालांकि अभी तक रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिली है, लेकिन एएफटी के द्वारा कई जजमेंट पेंशनर के फेवर में गए हैं कि जिनको ऑनरी मिली है, भले ही वो आफ्टर रिटायरमेंट मिली है, लेकिन ऑनरी का मॉनेटरी बेनिफिट दिया जाए पेंशन पे, यानी कि रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए। तो दोस्तों, आपके बीच में जो पेंशनर्स हैं, वो कई बार आपका नुकसान करना चाहते हैं, वो चाहते ही नहीं कि आपका कुछ भला हो जाए। ऐसे दोस्तों कुछ हवलदार हैं जो ऐसा कमेंट करते हैं। इनके ही भाई हैं दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार, कोई अलग थोड़ी हैं। हवलदार से ही वो ऑनरी ग्रांट करे हुए हैं, तभी वो ऑनरी नायब सूबेदार बने हैं। तो कुछ हवलदार ऐसा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। भाई, इनका क्या जा रहा है? अगर ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी, तो दोस्तों इनकी थोड़ी पेंशन कटेगी, इनकी जेब से थोड़ी जा रहा है, वो तो भारत सरकार देगी ना। तो इनको क्यों जलन हो रही है? तो दोस्तों, ये जितनी भी चीजें ये सब बंद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी ऐसे कमेंट करते हैं दोस्तों, ये कमेंट बंद होने चाहिए, क्योंकि ऐसी सोच मैं नहीं रखता। मैं चाहता हूं जितने भी रैंक्स हैं उनको फायदा हो, अगर उनको ऑनरी मिली है। सिर्फ ऑनरी नायब सूबेदार नहीं, जो नायब सूबेदार हैं जिनको ऑनरी मिली है, उनको सूबेदार का मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसी
जो सूबेदार हैं अगर उन्हें ऑनरी मिली है तो उन्हें सूबेदार मेजर की पेंशन मिलनी चाहिए। मेरी ऐसी सोच रहती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। मीडिया की रिपोर्ट, सरकार चाहे तो डीए 56% कर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों कुछ मीडिया में खबर आ रही है कि सरकार चाहे तो डीए 56% कर सकती है, यानी 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे अभी दिसंबर का आंकड़ा है 55.99, तो 56% कर देगी, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपको कह रहा हूं कि सरकार आपको 55% देगी, 2% की बढ़ोतरी करेगी। और मैं भी अपने बेस पर नहीं बता रहा, मैं भी एआईसीपीएन के आंकड़ों को लेकर बता रहा हूं। अब दोस्तों सरकार अपने बेस पर कुछ नहीं करेगी, वो भी आंकड़े उठाएगी श्रम ब्यूरो के, जो दिसंबर के आंकड़े आए हैं। श्रम ब्यूरो के द्वारा आंकड़े दिखाएगी, उसके बाद जिन आंकड़ों से आपका डीएडीआर बढ़ता है उसी के आधार पर वो घोषणा करेगी। तो आंकड़ों के हिसाब से आपकी 2% की बढ़ोतरी हो रही है। तो दोस्तों आपको 55% मिलेगा, भले ही 55.99 है, लेकिन पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होती है वो इग्नोर करी जाती है, इसलिए 55% होगा। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स कमेंट कर रहे हैं कि अगर संगठन सरकार को लेटर दे तो सरकार 56% डीए कर सकती है। अब दोस्तों लेटर देने से क्या होगा? ऐसे तो हम भी लेटर दे सकते हैं सरकार को कि 55.99 है, इसे आप 56% कर दो। अब संगठन लेटर देंगे सरकार के सामने कि आप 56% कर दो, तो क्या सरकार कर देगी? आप खुद ही सोच के देखिए। सरकार को कहने से कुछ नहीं होगा। सरकार के सामने आप जितने भी लेटर दे दो कि अभी 55.99 है, 56% कर दो, ऐसा नहीं होगा। सरकार आंकड़ों के बेस पर करेगी, जैसा कि शुरू से करती आई है। जो दिसंबर का आंकड़ा है उसी के बेस पर वो डीएडीआर घोषित करेगी। तो दोस्तों दिसंबर का जो आंकड़ा है वो कम बढ़ोतरी दिखाता है डीएडीआर की, सिर्फ 55% वो अप्रूव करता है। तो दोस्तों लेटर लिखने से कुछ नहीं होगा, हालांकि अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहां पे अप्रूव 55% करेगी। चलते अगली जानकारी की तरफ। पेंशनर की 20% एडिशनल पेंशन की बढ़ोतरी राज्य की सरकारें कर रही हैं। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार जो एडिशनल पेंशन दे रही है वो दे रही है 80 साल खत्म होने के बाद। जब पेंशनर के 80 साल खत्म होंगे तब वो एडिशनल पेंशन देती है 20%। लेकिन जो राज्य की सरकार है वो अपने पेंशनर्स को देती है एडिशनल पेंशन की बढ़ोतरी जब 80 वर्ष शुरू होते हैं। जैसी 80 साल शुरू हो गए वैसी वो एडिशनल पेंशन दे देती है। मैं राज्य की सरकार की बात कर रहा हूं, जो स्टेट की गवर्नमेंट है। लेकिन केंद्र सरकार हमेशा पीछे है। केंद्र सरकार देती है 80 वर्ष खत्म होने पे, यानी कहीं ना कहीं वो 1 साल का नुकसान करती है। तो दोस्तों जिस तरीके से राज्य की सरकारें सही तरीके से काम कर रही हैं पेंशनर्स के हक में, कई राज्य की सरकारें हैं जो कम्यूटेशन का जो पीरियड है उसे कम कर दिया, 10 से 11 साल 12 साल कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार इन सब चीजों में पीछे है। तो जिस तरीके से जो राज्य की सरकारें हैं वो पेंशनर्स के फेवर में काम कर रही हैं, तो इस तरीके से केंद्र सरकार को भी करना चाहिए। चलते अगली जानकारी की तरफ। पूर्व सैनिकों की पेंशन में जुड़ेंगे 1000 रुपए, यानी एफएमए का पैसा मिलेगा। दोस्तों कई पूर्व सैनिक हैं जो 2003 से या फिर 4 से पहले आए हैं। वो पूर्व सैनिक ना तो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं और ना ही एफएमए का पैसा ले रहे हैं। अब दोस्तों कई उसमें से ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे कोई मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, जहां पे कोई ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं है। तो दोस्तों भारत सरकार उनको एक ऑप्शन देती है कि आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं, आप एफएमए 1000 रुपए अपने पेंशन में जुड़वा सकते हैं। तो इसके लिए आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी से, या फिर रिकॉर्ड को भी आप लेटर दे सकते हैं। एक चीज दोस्तों मैं आपको समझा दूं, भारत सरकार का रूल है कि अगर आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पे कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पॉलीक्लिनिक नहीं है, मतलब मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, तो फिर आप 1000 रुपए ले सकते हैं पेंशन पे, एफएमए का पैसा ले सकते हैं। यह सुविधा आपको मिल जाती है। बस आपको एक लेटर दिखाना पड़ता है कि भैया आपके एरिया में कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं नहीं है, तो इस बेस पर आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं। तो पेंशन पे फिर 1000 रुपए आपके जुड़ जाएंगे। इस तरीके से आप फैसिलिटी ले सकते हैं एफएमए की। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों कुछ खबरें आई थी मीडिया पे जिसमें बताया जा रहा है कि 8 सीपीसी में पूर्व सैनिकों को मिलेगी एमएसपी। कितनी? 10,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको बहुत पहले दी थी कि 8 सीपीसी में आपकी कितनी मिलिट्री सर्विस पे होगी। कुछ खबरें मीडिया पे भी आई थी कि आपकी मिलिट्री सर्विस पे इतनी होगी।
फिर बताया जा रहा है दोस्तों 8 CPC में आपकी मिलिट्री सर्विस पे 10,000 या फिर 15,000 होगी। अगर आपको फिटमेंट फैक्टर 1.92 मिलता है तो आपकी 10,000 मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी। अगर 2.86 मिलता है तो 15,000 मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी। यानी जो आपकी अभी 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे चल रही है उसमें फिटमेंट फैक्टर अप्लाई होगा। अगर 1.92 मिलता है तो 10,000 आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाएगी और इसकी आधी यानी 5,000 OROP में जुड़ जाएगी, OROP में ऐड हो जाएगी। अगर 2.86 मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो 5,200 मल्टीप्लाई 2.86 15,000 और इसका आधा 7,500 ये आपका OROP में ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 CPC में आपको बढ़कर मिलिट्री सर्विस पे मिल जाएगी। मेन है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फायदा आपको मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ खबरें आ रही थी मीडिया पे जो मैंने आपको समझाई है। मिलिट्री सर्विस पे तो आपको बढ़कर मिलनी है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।